नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में एक रैली की थी 27 जून को। उस रैली में उन्होंने देश में यूसीसी लागू करने के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि उनके ऊपर यानी सरकार के ऊपर विभिन्न टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लागू करने के लिए बोला है। अच्छा, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विभिन्न जो केस हैं उनके दौरान यूसीसी लागू करने के बारे में बोला था। और ये प्रमुख रूप से जो केस हैं उसमें एक तो शाहबानो केस था 1985 में, एक सरला मुद्गल केस था 1995 में, एक जॉन वलट्टम केस 2003 में था, फिर सायरा बानो केस था 2017 में। इनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी को लागू करें। इसी तरह से लॉ कमीशन भी यूसीसी पर जनता से सुझाव आमंत्रित कर चुकी है और अब तक 8 लाख सुझाव इन्हें यूसीसी पर दिए भी जा चुके हैं। तो ये चर्चा में होने का कारण है। अब हम समझते हैं कि आखिर यूसीसी यानी कॉमन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो होता क्या है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, मतलब सेम कानून, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना। तो इसमें उसके लिए समान कानून लागू होंगे। और इसमें प्रमुख रूप से जो शादी है, तलाक है, जमीन जायदाद है, बंटवारा है, गोद लेने के सिद्धांत हैं, संपत्ति का बंटवारा है इत्यादि, ये सभी धर्म पर समान रूप से लागू होंगे। ये कानून ये है प्रमुख रूप से। यानी अभी तक क्या होता था कि देश में विभिन्न जो धर्म हैं उनके अपने अपने कानून होते थे, जो पर्सनल लॉ हैं वो अलग अलग होते थे, लेकिन यूसीसी के अंतर्गत सभी के पर्सनल लॉ कॉमन हो जाएंगे। अब संविधान में कहाँ वर्णित किया गया है, तो देखिए, संविधान में जो संविधान का हमारा भाग 4 है, उस 4 के अनुच्छेद 35 से 51 के बीच में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, जिसमें राज्य कैसे चलाया जाए उसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो राज्य को सलाहकारी होते हैं। और उन्हीं सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन किया गया है, यानी समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भी है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। उसमें कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये भी प्रमुख रूप से माना जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर उसके अपने धर्म से संबंधित आचार विचार करने का उसे अधिकार मिलता है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। अब यूसीसी कौन लागू कर सकता है, तो देखिए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो समान नागरिक संहिता है वो लागू करना राज्य का दायित्व है, क्योंकि ये आर्टिकल 44 में दी गई है, तो ये राज्य का दायित्व है। ठीक है, लेकिन जो शादी है, तलाक है, विरासत और संपत्ति से जुड़े मुद्दे हैं और अन्य सामाजिक मुद्दे हैं, वो दिए गए हैं समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट से मतलब होता है कि इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अब केंद्र राज्य दोनों ही कानून चूंकि बना सकते हैं, तो ध्यान रखना ये आवश्यक है कि अगर केंद्र ने इस पर कानून बनाया तो वो मान्य होगा, फिर राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। ये क्यों यहाँ समझना जरूरी है कि देखिए, कुछ राज्य जैसे उत्तराखंड है, गुजरात है, यूपी भी अब यूसीसी पर कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं और वो इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर इन राज्यों ने पहले कानून भी बना लिया, लेकिन अगर फिर केंद्र ने कानून बनाया तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ये यहाँ समझना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि यूसीसी आवश्यक क्यों है। तो देखिए, संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ये विचार है। देखिए, एक नागरिक एक कानून, एक देश एक नागरिक एक कानून का जो आदर्श वाक्य है, ये उस पर चर्चा के लिए आवश्यक है। यानी एक देश में जो नागरिक रहते हैं सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए और इसमें सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना आवश्यक जरूरी है, क्योंकि एक देश में अगर नागरिक रहें तो उनको एक कानून के माध्यम से ही ट्रीट किया जाना आवश्यक।
ठीक है, तो जो समान नागरिक कानून है वो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, पंथ, भेदभाव कुछ भी नहीं होगा, यानी उनके चाहे कोई भी धर्म, जाति हो, लेकिन उनके लिए एक समान कानून उपलब्ध रहेंगे, इसलिए ये आवश्यक है। फिर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर पर्सनल लॉ होता क्या है। तो पर्सनल लॉ से अर्थ होता है कि जो विवाह, दहेज, संपत्ति, तलाक, रखरखाव, गोद, विरासत, संरक्षा, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंध जैसे जो विषय हैं, इन्हें पर्सनल लॉ के अंतर्गत लाया जाता है। और देश में एक्चुअली में क्या है कि इन विषयों से जुड़े हुए हर धर्म के अपने अलग अलग कुछ सिद्धांत हैं, पर्सनल सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर फैसला होता है। तो उन्हीं को एक करने के लिए, कानून में एक करने के लिए यूसीसी को लाने की प्रक्रिया की जा रही है। अब यूसीसी से चेंज क्या होगा? तो देखिए, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के पर्सनल जो लॉज हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से चलते हैं। मुसलमानों का, ईसाइयों का, पारसियों का अपना अलग पर्सनल लॉ है जिनके माध्यम से होता है। तो इस तरह से देश में कुछ अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो पर्सनल लॉ हैं ये उन धर्मों के हिसाब से शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, संपत्ति से जुड़े विषयों पर कानून उनके अलग अलग हैं। अब देश में देखते हैं कितने पर्सनल लॉ हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम देश में देखें तो सबसे प्रमुख है हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदुओं के बीच विवाह संबंधित जो नियम और प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जाता है। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, जिसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध और जैन के बीच में संपत्ति के जो विवाद होते हैं उनका निपटारण किया जाता है। इसी के साथ पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 भी मौजूद है, जिसके द्वारा पारसियों की धार्मिक परंपराएं और उनके अपने पर्सनल जो लॉ हैं वो निष्पादित किए जाते हैं। फिर इसके साथ सिखों का भी एक 2012 में एक आनंद कारज विवाह अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सिखों से जुड़े हुए विवाह, पंजीकरण वगैरह इसके अंतर्गत होते हैं। यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो सिख विवाह अधिनियम है ये बन तो 1909 में ही गया था, और स्वतंत्रता से पहले सिखों की जो शादियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहब की मौजूदगी में आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत होती थी। और 1955 तक ऐसा हुआ, लेकिन 1955 में उसे निरस्त कर दिया गया और हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को जोड़ते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया था। लेकिन फिलहाल आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के अंतर्गत सिखों की विवाह संबंधित जो गतिविधियां हैं वो होती हैं। फिर इसी तरह से है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, जिसके अंतर्गत ईसाइयों से जुड़े हुए विवाह और बहुत सारे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो संचालित होती हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत। फिर सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू विवाह अधिनियम के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत। तो मुसलमानों के अपने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंतर्गत वो अपने पर्सनल लॉ को देखते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विवाह संबंधित गतिविधियां, पारिवारिक जो संबंध हैं, तलाक है, शादी है, विरासत है, ये सभी का निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने शरीयत लॉ के हिसाब से करता है। फिर देखते हैं यूसीसी लागू करने में आखिर क्या परेशानी आ रही है। तो देखिए, आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए हैं और लगातार ऐसी मांग की जा रही है कि एक देश, एक कानून, एक नागरिक के लिए होना चाहिए। तो जो पर्सनल लॉ है उनमें सुधारों की आवश्यकता भी है। सुधारों की आवश्यकता इसलिए कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं उससे जो उन धर्म की महिला पुरुष हैं उनके बीच में भेदभाव जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसे सुधार की आवश्यकता है। और पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई, यूसीसी से जुड़ी हुई कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित है। अब ऑब्जेक्ट क्या है यूसीसी का? तो यूसीसी का जो ऑब्जेक्ट है ये है प्रमुख रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक सहित कमजोर वर्ग की महिलाएं जो हैं उनका संरक्षण करना, और जिसके माध्यम से वो ज़्यादा देश के साथ, अपने परिवार, धर्म, समाज के साथ जुड़ाव महसूस कर सकें, क्योंकि उन्हें समानता का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा इन सभी कानून, यूसीसी के माध्यम से सभी कानूनों को, पर्सनल लॉ के कानूनों को सरल बनाया जाएगा जो अभी अलग अलग है। इसी तरह से जो विभिन्न विवाह, हर जो धर्म के अपने अपने विवाह से जुड़े हुए अधिनियम हैं वो जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन्हें भी एक तरह से बड़ा सरल बनाया जाए। फिर ऐसे कानून बनाए जाएं जो सभी नागरिक पर लागू हों, ना कि कुछ एक धर्म विशेष पर, यानी समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अब अगर हम देखें तो यूसीसी लागू करने का फ़ायदा क्या है,
तो देखिए, अगर हम फ़ायदा देखें तो देश की सबसे प्रमुख तो यही है कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा। जैसे कुछ मुस्लिम समाजों में 3-4 शादियाँ करने का रिवाज है वो टूटेगा, 3 तलाक कहने से शादी खत्म नहीं होगी, उसके लिए प्रॉपर एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3-4 शादियाँ नहीं हो पाएंगी, वे ज़मीन जायदाद का बंटवारा अपने शरीयत लॉ के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। फिर मुसलमान, हिंदू, ईसाई एक समान कानून हो जाएंगे उनके शादी, तलाक और दहेज उत्तराधिकार के मामले में। तो ये आसानी होगी कोर्ट को, विभिन्न कोर्ट को इसका निर्णय करने में। न्यायपालिका पर दबाव कम होगा, धर्म के कारण वर्षों से पड़े केस जो पेंडिंग हैं वो सुलझेंगे, है ना। और धर्म के आधार पर आसानी से राजनीति भी नहीं होगी। फिर अब जैसे एक रूल है कि पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर देता है पारसी परिवार, तो यूसीसी आ जाएगा तो फिर बेदखल नहीं कर पाएंगे, उसका भी अपने मूल जो पारिवारिक संपत्ति उस पर अधिकार रहेगा उस लड़की का। कानून सरल होंगे, स्पष्टता आएगी, सभी नागरिकों को कानून को समझने में आसानी होगी क्योंकि सभी समान होंगे। फिर जैसे देखिए, जनजाति समाज में भी बहुत सारे हमारे जो ट्राइबल जो सोसाइटीज़ हैं उनमें अभी भी बहु विवाह होता है, और भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बैडिबल मौजूद हैं जिन्हें ख़त्म किया जा सकेगा, है ना। उनमें संपत्ति से बंटवारे से जुड़े नियम भी थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो सब भी आसान होंगे और एक जैसे हो जाएंगे। फिर जैसे कुछ धर्मों में बच्चे को गोद लेने से रोकते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती हैं, हिंदू महिलाएं बच्चा गोद ले सकती हैं। तो यूसीसी आएगा तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही परिवार की महिलाएं बच्चा, मतलब हिंदू परिवार की महिलाएं तो लेती ही हैं, मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी गोद ले पाएंगी। फिर तलाक के भी अलग अलग नियम हैं हर धर्म में, तो वो भी आसान होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुओं को 6 महीने, ईसाइयों को 2 साल अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों में तलाक का जो नियम है बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब यूनिफॉर्म हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। फिर जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म में एक शादी की इजाज़त है, लेकिन मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, तो वो सब खत्म होगी और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी। फिर कुछ इस पर नुकसान जो प्रमुख रूप से कहे गए हैं, तो नुकसान तो नहीं है एक्चुअली में, इसको नुकसान कहना तो उतना उचित नहीं होगा। एक्चुअली में जो सुझाव हैं और जो जिसको कहना चाहिए कि आशंकाएं हैं, जो वो अपने कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो 21वीं विधि आयोग ने अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, देश की एक विशेषता है डाइवर्सिटी की, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो कहीं उसके साथ कोई समझौता ना हो जाए, हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है वो भी खतरे में ना पड़ जाए, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, समान नागरिक संहिता का सबसे ज़्यादा विरोध फिलहाल तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, क्योंकि उनका कहना है इससे समानता नहीं आएगी, ये सब पर थोप दिया गया है, थोपा जाएगा, तो ये उनका अपना एक तर्क है। आदिवासी के विभिन्न समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं, उससे उनका कहना है कि उससे उनकी जो विभिन्न परंपराएं हैं आदिवासी समाज की, वो सब खत्म होंगी। फिर इसके बाद 21वीं विधि आयोग ने कहा था कि देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है और उस पर काफ़ी चिंतन मनन के बाद ही उसे लागू किया जाना चाहिए। फिर समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने का उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार जैसे कानून जो हैं, इनको और भी सभी धर्म के हिसाब से थोड़ा सा सुव्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक करने की और आवश्यकता पड़ेगी। फिर क्या इसका समाधान है? तो समाधान क्या है? देखिए, प्रमुख रूप से मुस्लिम और जनजाति कम्युनिटी द्वारा सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, तो उनसे चर्चा करके सकारात्मक हल निकालने की आवश्यकता है। और विधि आयोग ऑलरेडी बोल चुका है कि इस पर आम सहमति बनाने और थोड़ा सुधार की भी ज़रूरत है। आयोग ने कहा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में कोई मौलिक अधिकारों का हनन ना हो जाए या कोई इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो उसे भी देखें। और फिर उन्होंने कहा है कि सभी धर्म के हिसाब से जो शादी है, तलाक है, गोद लेने, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि के कानून जो हैं उन्हें भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं सरकार का क्या रुख है। तो केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो नागरिक संहिता लाने की यूसीसी की वकालत करती है। बीजेपी का जो मानना है कि समान नागरिक संहिता को जब तक नहीं अपनाया जाता तब तक लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष समानता नहीं आ सकती। फिलहाल कहाँ लागू है यूसीसी? तो देश में एक राज्य ऐसा भी है, गोवा, जहाँ 1961 से ही यूसीसी लागू है। ठीक है,
हालांकि इसे पुर्तगाल समय से ही लागू कर दिया गया था। विदेशों में कहाँ लागू है, तो प्रमुख रूप से यूसीसी पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट वगैरह में ऑलरेडी लागू है। कौन से राज्य तैयारी कर रहे हैं, तो प्रमुख रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार इसे लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। फिर अभी फिलहाल राजनीतिक पार्टियों का रुख क्या है, तो ये बटा हुआ है। हम देखें अगर तो पक्ष में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और बीएसपी और शिवसेना ये पक्ष में है। विपक्ष में है कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी और एआईएमआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, यूनियन मुस्लिम लीग, सापा, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल ये विरोध में है और तटस्थ है एनसीपी। तो ये प्रमुख रूप से मैंने कोशिश की है सरल भाषा में आपको यूसीसी समझाने का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।